नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, उस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के पाश्चात्य समीक्षकों में उनका नाम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वे एक स्वयं कवि थे और समसामयिक कविता आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने उनके पहले स्वच्छंदवादी कविता की कटु आलोचना की और युक्तिवाद को कविता का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने समीक्षा जगत को दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। पहला है परंपरा और दूसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो हम लोग जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसकी चर्चा करते हैं। निर्वैयक्तिकता या वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत पाश्चात्य साहित्य समीक्षक को टी.एस. इलियट की महान देन माना जाता है। निर्वैयक्तिकता या वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत जो है पाश्चात्य साहित्य समीक्षा में टी.एस. इलियट की महान देन है। उनके पहले स्वच्छंदतावादी समीक्षा कविता को कवि की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मानते थे। इलियट ने इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कविता कवि की वैयक्तिक मनोभावों की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु उनसे पलायन या मुक्ति है। इलियट का कहना था कि कविता में कवि की अनुभूतियाँ इस प्रकार व्यक्त होती है कि वे ससीमता को छोड़कर सबकी अनुभूतियाँ बन जाती है। यह कवि का व्यक्तित्व से पलायन या निर्वैयक्तिकता है कि वह किसी युक्ति का विशेष न रहकर वो सब उसका सामान्यकरण हो जाता है। वो सबको अपना लगने लगता है। किसी एक की निजी अनुभूति नहीं होती है, मतलब सबकी समान उस अनुभूतियों का अनुभव सब करते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है? निर्वैयक्तिकता होती है। निर्वैयक्तिकता के अर्जन के लिए कवि को परंपरा को आत्मसात करना पड़ता है। इसके द्वारा कवि अपने अहम को विसर्जित करके समष्टि व्यक्तित्व के साथ एक रूप हो जाता है। जो कवि का निजी है या अहम है, उसमें वह उससे उसका त्याग अगर वो करता है, तो अगर छोड़ देता है, तो वो समष्टि के साथ उसके व्यक्तित्व का एक रूप हो जाता है या समान हो जाता है। तो कवि की प्रगति उसके निरंतर आत्मत्याग में निहित है। तो निर्वैयक्तिकता की दृष्टि के लिए इलियट ने 3 स्वर माने हैं, 3 स्वर बताए हैं। उसमें से पहला है गीति काव्य, जिसमें कवि स्वयं वक्ता भी होता है और श्रोता भी होता है। दूसरा जो स्वर है वह प्रबंध काव्य, जिसमें कवि श्रोताओं या पाठकों से बात करता है। तीसरा जो है वह नाटक है, जहाँ साहित्यकार पूर्णतः तिरोहित हो जाता है और उसे श्रोताओं से कुछ कहना होता है, वह पात्रों के माध्यम से कहता है। तो तीनों जो स्वर है, वह तीनों स्वर तीनों विधाओं में निर्वैयक्तिकता की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि गीति काव्य या प्रबंध काव्य निर्वैयक्तिकता नहीं होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गीति काव्य में या प्रबंध काव्य में निर्वैयक्तिकता नहीं होती है। वास्तव में वे भी निर्वैयक्तिक ही होते हैं। यह होता है ये कि कवि कुछ अभिष्ट भावों को व्यक्त करना चाहता है और इस अभिव्यक्ति के लिए वो ऐसे वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों को चुनाव करता है जो उन भावों को अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम बन सके। काव्य विधाओं का कथानक, परिवेश और पात्र कवि के लिए उस माध्यम का काम करते हैं। अतः कवि कविता में अपनी अनुभूतियों की नहीं, केवल माध्यम को चित्रित करता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया में कवि की अनुभूतियाँ अनायास ही सम्मिलित हो जाती है। दूसरे, कवि कविता के द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त नहीं करना चाहता, उन्हें उद्बोध करता है। हम देखते हैं कि कवि की निजी अनुभूतियाँ
और काव्य से अभियुक्त अनुभूतियाँ पूर्णतः भिन्न नहीं होती। इसी को इलियट वस्तुनिष्ठ समीकरण या सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, या उदाहरण के लिए कवि ने दिया है कि कवि ने एक बेरोजगार युवक को देखा है। उसे देखकर उसे अपनी बेरोजगारी के दिन याद आ गए। उसने एक कहानी लिखी। कहानी के पात्र, परिवेश और घटनाएं उसके कल्पना पटल पर क्या हो गए, मूर्त होते गए, और वो कहानी भी उसने पूरी की। उस कहानी को पढ़कर पाठकों ने अभाव और दुखों की पीड़ा की संवेदना को ग्रहण किया। इस प्रक्रिया में कवि की निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति नहीं मिली। अनुभूतियों का सामान्यीकरण हो गया है कि जो निर्वैयक्तिक था, वस्तुनिष्ठ था। यही वस्तुनिष्ठ समीकरण है कि जो कवि का खुद की जो व्यक्तिगत अनुभूतियाँ है वो खुद की नहीं रहकर सबकी बन गई है। मतलब सामान्यकरण उसका हो गया है कि वह अनुभूतियाँ, मतलब उसकी कहानी को पढ़कर हर किसी को लग रहा है कि ये मेरी कहानी है। तो उस कहानी का जो है वो सामान्यकरण हो गया है, वो निजीकरण हो गया है। ये वो व्यक्तित्व से उस निजी अनुभूतियों का जो है वह सामान्यकरण हो गया है। तो इसी को उन्होंने वह निर्वैयक्तिकता कहा है। इस बात को स्पष्ट करते हुए इलियट कहते हैं कि कवि अपने अनुभवों को कुछ घटनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। वह जानता है कि जिन घटनाओं से उसे जैसी अनुभूति हुई थी उनसे पाठकों को भी वैसी अनुभूति होगी। कविता अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है, उसका अपना कथ्य होता है। वह किसी अन्य अनुभव को व्यक्त नहीं करती, कवि के निजी अनुभव को भी नहीं। इलियट ने निर्वैयक्तिकता के दो रूप माने हैं। पहला रूप है सहज निर्वैयक्तिकता और दूसरा है अर्जित निर्वैयक्तिकता। तो इलियट ने अर्जित निर्वैयक्तिकता की बात उत्तरवर्ती वर्ष में कही है। अर्जित निर्वैयक्तिकता से उनका तात्पर्य स्व के विगलन से है कि जहाँ पर खुद के या स्वयं के जो निजी अनुभूतियाँ है वो खुद की नहीं रहकर वो सबकी बन जाती है, उसका सामान्यकरण हो जाता है, उससे उन्होंने लिया है। जब कवि की अनुभूतियाँ निजित्व छोड़कर शाश्वत और सार्वभौम बन जाती है, जब कवि की जो अनुभूतियाँ है वो व्यक्तिगत न रहकर या निजित्व न रहकर उसको छोड़कर वो शाश्वत और सबकी सार्वभौम बन जाती है, तभी पाठक उसका रस स्वाद कर पाता है। स्पष्ट है, कोई व्यक्ति दूसरों का रोना धोना सुनने के लिए कविता नहीं पढ़ता। वह काव्य को तब तन्मय होता है जब उसमें उसे अपनी कहानी सुनाई देती है। तब काव्य में पाठक इंटरेस्ट लेता है या तन्मय हो जाता है कि जब वो उसे लगता है कि वो कहानी उसमें उसकी खुद की कहानी उसमें उसको सुनाई देती है। तो किसी कवि ने कहा है कि फसाना इस कदर रंगीन था मेरे कहानी का कि जिसने भी सुना कहने लगा मेरी कहानी है। वस्तुतः यही स्व का विकलन ही इलियट की निर्वैयक्तिकता है। तो इस प्रकार इलियट ने जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत में कवि के निजी अनुभूतियों को मतलब जो है वह विगलन होना या निजी अनुभूतियों को सामान्यकरण को ही निर्वैयक्तिकता कहा है कि जो खुद का न रहकर, स्वयं का न रहकर, वो निजित्व न रहकर वो सबको अपना लगने लगता है। कि किसी को कोई कथा या स्टोरी सुनकर या किसी कथाओं में जो कुछ सुख दुख की भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है, तो वह पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरी कथा है, ये तो मेरी कहानी है। तो तब उस कहानी का या कथा का या कवि के रचनाओं का सामान्यीकरण हो जाता है और वो सबको अपनी लगने लगती है। तो इसी को इलियट ने निर्वैयक्तिकता कहा है।